दोस्तों आज हम देखने वाले एलसीएम एचसीएफ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, उनके बहुत सारे पीवाईक्यू सीबीएसई के भी मैं आपके लिए लेकर गया हूँ। छांट करके जो प्रैक्टिस करनी है पूरी की पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा, नोट्स अच्छे आपसे बनवाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले मैं तुमको समझाऊंगा उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। 95% तो काम करती है, बाकी नहीं भी करती है, तो गलत मत लगा देना। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बताया, शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है वो भी बताया। बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे भी हैं, तरह तरह की बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आ जाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स और एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये चल रहा है अपना क्रैश कोर्स और आज हम देख रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। Hey guys, what's up? Welcome back to lecture number 2 of अपना क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स। दोस्तों आज है अपना रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। आज हमें देखनी है एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स। पहली बात तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस जो ज़रूरी है सब कराने वाला हूँ, पूरी थ्योरी समझेंगे और तुम्हें कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे बेस्ट मार्क्स आएंगे। एम कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम विक्रांत किरार है, आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाने पड़ेंगे दोस्तों, साथ में नोट्स बनाते चलना। एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, पिछली क्लास में अपन ने क्या कहा था। पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं। फटाक से एक क्वेश्चन कर लिया जाए इसका। आ जाओ दोस्तों, आ ही जाओ, अब जल्दी जल्दी आओ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 350 एंड 315। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से पता करना है। तो चलो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 350 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो 2 से इसको डिवाइड कर दूं। 2 से नहीं करूँगा मैं, पहले इसको मेरे को दिख रहा है ना 35, मैं पहले इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 7 5 35, 50 हो गया। अब 5 से डिवाइड कर देता हूँ, बचता है 10, फिर 5 से जाएगा, बचेगा 2, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 1। देखो प्राइम नंबर से अपने को डिवाइड करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सबसे छोटे वाले से करो, कैसे भी आप ऑर्डर में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, 350 आ गया हमारे पास। दूसरा कौन सा है? 315। आ जाओ जी, इसमें मैं पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 105, फिर से 3 से जाएगा ये 35, अब ये फिर 5 से जाएगा, बचेगा 7, 7 से जाएगा, बचेगा 1। चलिए इन दोनों को हम लिखेंगे। अगर मेरे पास 315 लिखना है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, जितने भी प्राइम्स हैं लिखते जाएं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस दे करके लिखना, चौड़ा कर करके लिखना, एकदम चिपका चिपका के मत लिखना। दूसरा क्या है अपने पास 350, उसको मैं लिख सकता हूँ। देखो उसमें 7 आ रहा है, 7 के नीचे 7 लिखेंगे, 5 के नीचे 5 लिखेंगे और उसमें 2 आ रहा है। यहाँ तो ऊपर कहीं 2 नहीं है, यहाँ पे एक अलग फ्रंट खोल दो 2 का। चलिए इस तरीके से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। पावर चढ़ाओ, देखो 315 315 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 7 तो एक बार आया था, इनकी पावर 1 1 हो जाएगी। 3 2 बार आया था, इसकी पावर 2 चढ़ जाएगी। 350 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 2 बार आया था, 5 2 बार आएगा, बाकी सब 1 1 टाइम्स आए थे। ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाइन लिखेंगे। देखो ऐसे ही लिखना एलसीएम, यहाँ पे लिख देना एचसीएफ, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू लगा देना, हर एक प्राइम के नीचे वही लिख देना। 3 के नीचे 3 लिख दिया, 5 के नीचे 5 लिख दिया, 7 के नीचे 7 लिख दिया और 2 के नीचे हमने 2 लिख दिया। सबको कर दो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब हमें चढ़ानी होती है दोस्तों यहाँ पर पावर्स। एलसीएम के लिए हम लगाते हैं बड़ी पावर्स, बड़ी पावर, और एचसीएफ के लिए हम लगाते हैं छोटी पावर, छोटी पावर। अच्छा बताओ, 3 की कुछ पावर चढ़ानी है। 3 की पावर यहाँ पे या तो 3 की पावर 2 है या फिर यहाँ पे 3 की पावर 0 भी है। किसी की भी पावर 0 यानी कि वो 1 के बराबर होता है। 1 से तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर यूँ लिख दूँ कि 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, 3 की पावर चढ़ानी है, 2 ऑप्शन है, या तो 0 आएगा या 2 आएगा। एलसीएम में बड़ी पावर आती है, बड़ी पावर यहाँ पर 2 है, 2 आ गया। 5 की पावर चढ़ानी, या तो 1 आएगा या 2, बड़ा ऑप्शन है हमें पास 2, तो यहाँ बड़ी पावर 2 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 0 और 1 में 1 बड़ा होता है। एचसीएफ के लिए अपन क्या लेते हैं, छोटी पावर, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा।
हमारे पास एलसीएम आ गया, हमारे पास एचसीएफ आ गया। फटाक से इनकी कैलकुलेशन कर लो। एचसीएफ की वैल्यू तो आ गई, देखो 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35। एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 5 ज़ार 25 मल्टीप्लाइड बाई 7 2 ज़ार कितना हो गया 14। तो इसको थोड़ा अपने को मल्टीप्लाई अब करना पड़ेगा। आ जाओ इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 14 करूँ तो, या फिर इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 7 इंटू 50, या फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ 7 इंटू 50 कितना होता है 350। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 350 हो गया। इंटू 9 कर लिया जाए तो 0 9 5 ज़ा 45, अरे 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 45, 9 3 ज़ा 27 और ये 31 3150। एलसीएम की वैल्यू हो गई हमारे पास। एलसीएम कैसे लिखा जाता है, दो नंबर्स का एलसीएम है 315 और 350, इनके एलसीएम की वैल्यू आई है 3150। एचसीएफ कैसे लिखा जाता है, दो नंबर हैं 315 350, इन दोनों का एचसीएफ निकाला था तो वो आया था 35। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ये तो अपना हो गया रिवीजन। ऐसे अपन ने बहुत सारे पिछली क्लास में कर लिए थे, कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ तो अब आने वाली है, अपने को लिखनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो, सबसे पहले आ रहा है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या रिलेशन होता है, देखो, फॉर any two positive integers a and b, है ना, हम लिख सकते हैं कि भाई LCM ऑफ a एंड b जो भी होगा, अगर उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं HCF ऑफ a एंड b, वो भी जो भी आएगा उसकी वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर होगी। उसकी वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर होगी। ध्यान से देखना, कोई भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो या उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम आती है। वैल्यू सेम आती है। ऐसा होता क्यों है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो यार, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता मैं, तो एक बार बड़ी पावर एक बार छोटी पावर, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जो भी फैक्टर हैं। बड़े वाले इनमें से सारे एलसीएम में ले लिए, छोटे वाले हमने एचसीएफ में ले लिए। तो यहाँ पे भी वही सारे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो भी यही सारे मल्टीप्लाई हो रहे होते, तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो बस यही इसका प्रूफ है। प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछता, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे करना होता है। लेकिन ये होता है, ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज़, ओनली फॉर टू इंटीजर्स, है ना, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू नेचुरल नंबर्स लिख दो है। ठीक है, तीन के लिए नहीं होगा। ऐसे मत करना कि तीन नंबर है तो तीन नंबर को प्रोडक्ट करो और उनका एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो सेम आएगा। तीन के लिए नहीं आएगा, लिख लो पहले इसको। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इन दोनों का एचसीएफ 6 है तो आप इन दोनों का एलसीएम पता करो। दो नंबर दिए हुए हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, अगर मुझे ये वाली चीज़ क्वेश्चन में दी ही नहीं होती, नहीं दी होती, तो भी मैं इसका एलसीएम पता कर सकता था। क्यों, दो नंबर मुझे दे रखे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, एलसीएम निकालना मुझे आता ही है, कर सकते थे। तो क्वेश्चन ने ये वाली चीज़ दी है, इसका कोई तो मतलब रहा होगा। तो इसका ये यूज़ हमें करना है दोस्तों कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करने जाऊँ एलसीएम निकालने, वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। आप करके देख लेना खुद से, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, हमें पता है कि यार a इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ, ऐसा होता है। a और b हमारे पास दो नंबर ये दिए हुए हैं, क्या क्या है, लेट्स से 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 इज इक्वल टू एल सी एम, तो हमें पता करना है, मुझे नहीं पता, एल सी एम आएगा इंटू एच सी एफ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 6। बहुत सिंपल, यहाँ से 6 नीचे चला जाएगा, हमारे पास एल सी एम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 डिवाइडेड बाई 6। ये कट जाता है, काटो इसको, कितना होता है 9 आ जाता है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली 336 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये कितना आएगा 336 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 6 54, 9 3 27,
32, 9 3 ज़ार 27, 3024, इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों 3024। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। बहुत आसानी से नंबर आ गया हमारे पास। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन वगैरह करने आता बहुत लंबी कैलकुलेशन होती। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। दोस्तों तुम लोग को ना मैं एक अपडेट दे रहा हूँ पिछली क्लास से। दो अपडेट हैं। पहला अपडेट तो ये था कि यार मेरे को ना पिछली क्लास में मैंने स्वेटर नहीं पहना तो मेरे को लगी बहुत ही ठंड, तो आज मैं स्वेटर पहन के आया हूँ, हाफ पहन के आया हूँ। आज भी ठंड लगेगी तो फिर अगली क्लास में अपन फुल स्लीव पहन के आ जाएंगे। दूसरा अपडेट ये था दोस्तों, ये ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है कि मैंने 6 समोसे खा लिए यार। घर में समोसे बने थे। मैंने ठाना तो था कि मैं आज जिम जाऊंगा, वज़न थोड़ा कम किया जाएगा, लेकिन समोसे दिख गए तो मैंने खा लिए फिर। पर जिम में अभी भी जाने का प्लान कर रहा हूँ, क्लास के बाद कोशिश करूँगा जाने की। ठीक है तो लिख लो, इस अपडेट का कोई मतलब नहीं है। आओ, HCF और LCM की अगली प्रॉपर्टी, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़े काम की चीज़ है ना। पहले मैं बनाऊंगा, पहले पूरा देख लेना, लिखना बाद में। अभी देखो बस, मान लो मेरे पास 2 नंबर है A एंड B। HCF क्या होता है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि HCF की टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों का कोई HCF है तो HCF की टेबल में ये भी आएगा, HCF की टेबल में ये भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, HCF की टेबल में A एंड B आते हैं। ख़त्म, सिंपल सी बात है। चलो आगे की चीज़ देखो, LCM के बारे में बताओ क्या होता है। LCM इन दोनों का एक मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इन दोनों की टेबल में हमारा LCM आएगा। ठीक है, इन दोनों की टेबल में LCM आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, A एंड B की टेबल में LCM आता है। HCF की टेबल में A और B आते हैं और उनकी टेबल में LCM आता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब HCF की टेबल में LCM आता है टेबल में आता है। इसको और सिंप्लीफाई करके बताओ। अच्छा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। नाम में ही लिखा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है भाई वो, तो वो इन दोनों का भी फैक्टर है, वो LCM का भी फैक्टर है। और एक चीज़ देखो, यहीं से इसी का उल्टा लिख सकते हैं, LCM इज अ, देखो मल्टीपल नाम में ही है, तो मल्टीपल है ना ऑफ HCF। ठीक है, तो LCM इन दोनों का भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है। ध्यान से देखो, HCF इन दोनों का भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर लिख भी सकते, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM एंड A एंड B एंड A एंड B। सबका सबका फैक्टर, सबका मल्टीपल हो रहा है। लिख लो लिख लो लिख लो, चुन्नी सी चीज़ है, चुन्नी सी चीज़ है। क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड, आ जाओ। CBSE का क्वेश्चन है, ठीक, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, कौन से 2 नंबर हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी अभी बताया था इसका क्या कॉन्सेप्ट लगना है, एग्जैक्टली वही लगेगा। देखो, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। हमें LCM पता है, HCF की कुछ वैल्यूज रख रख के चेक कर लेते हैं कि भाई क्या HCF LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, क्या HCF LCM का फैक्टर आ रहा है कि नहीं। तो जैसे चेक कर लेते हैं, तो मेरे पास अगर 2400/300 करता हूँ तो यार ये तो कट जाता है, यहाँ पे 8 आ जाता है। दिस इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, यहाँ HCF LCM का फैक्टर आ रहा है। नेक्स्ट चेक करो 400, तो यहाँ पे लिखेंगे 2400 डिवाइडेड बाई 400। ये भी आप देखोगे 6 टाइम्स कट गया, बहुत बढ़िया। अगला देखो
2400 डिवाइडेड बाई 500 है, यहाँ पर आप काटोगे तो कटेगा नहीं, आता है अपने पास 24/5 आ जाता है। यहाँ पे HCF LCM का फैक्टर नहीं आ रहा। लास्ट वाले को देखो 2400 डिवाइडेड बाई 600, दोस्तों ये भी कट गया 4 टाइम्स। तो हमारे पास ऑप्शन सी मार्क करके हम आगे निकल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, HCF LCM का फैक्टर होता है, या फिर ऐसे कह लो LCM HCF का मल्टीपल होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसे लिखो। ऐसे ही सवाल है, ऐसे ही सवाल है। एक और सिंपल सी चीज़ देखें, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है LCM एंड HCF ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 है, दूसरा नंबर है 4। यहाँ पे देखो जो 4 है वो खुद 2 की टेबल में आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 2 का मल्टीपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 500। इन दोनों में 500 5 की टेबल में आता है, 5 का ही एक मल्टीपल है। तो जब भी ऐसे केस हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा छोटा वाला HCF हो जाएगा, बड़ा वाला LCM हो जाएगा। हमेशा ऐसा होता है। वैसा क्यों होता है, ध्यान से इसको देखो। मान लो मेरे पास एक नंबर है A, उसकी वैल्यू A है। दूसरा है मेरे पास B, उसकी वैल्यू है n टाइम्स A, तभी तो ये n का मल्टीपल हो गया ना। ये क्या बन गया? मल्टीपल, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इनका A की वैल्यू तो A ही है, अगर मैं यहाँ से LCM निकालूँ तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। A को मैं लिख सकता हूँ A, B को मैं लिख दूंगा A मल्टीप्लाइड बाय n। LCM निकालोगे तो हमारे पास आता है A मल्टीप्लाइड बाई n। HCF निकालोगे तो उसकी वैल्यू आती है A मल्टीप्लाइड बाई n। पावरें चढ़ाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 0। ऐसे ही लेते हैं LCM में बड़ी पावर, यहाँ पे क्या था n की पावर 0 लगा हुआ है, यहाँ n की पावर 1 है 1 है 1 है। तो इससे आपके पास प्रूफ आ जाता है। बस ये छोटी सी चीज़ है। छोटा वाला हमारे पास HCF हो जाता है, बड़ा वाला LCM हो जाता है। ठीक है, तो लिख देना छोटा वाला इज इक्वल टू HCF बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन होता है? जो मल्टीपल होता है वही तो बड़ा होता है, इज इक्वल टू LCM होता है। ठीक है, बड़ा वाला LCM हमारे पास हो जाता है। लिख लो, इसे लिख लो। और एक चीज़, अच्छा इसका एक एग्जांपल बताता हूँ फटाक से। मान लो मेरे को एक और कोई ऑप्शन दे दे कोई, 6 और 36 दो नंबर है, बताओ LCM और HCF कौन है? देखो 36 6 का मल्टीपल है, तो फटाक से बोल देना जो बड़ा है वो LCM है, मल्टीपल बड़े होते हैं, HCF फैक्टर्स छोटे होते हैं। और यहीं से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कोई भी दो नंबर हैं A और B या फिर C या फिर D, कितने भी नंबर ले लो, उनका LCM निकालोगे तो LCM हमेशा बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है। सिमिलरली HCF हमेशा छोटा होता है या बराबर भी हो सकता है। ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? ऐसे अगर हम कर देते हैं तो जो चीज़ इधर लिखी होती है वो देखो इतनी बड़ी है, ये वाली चीज़ छोटी रह गई, है ना? इस तरीके से बनाया जाता है। और अगर इसमें इक्वल टू लगा दें तो ऐसा बोलते हैं या तो इधर वाला बड़ा है या बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से एक शॉर्ट ट्रिक बनने वाली है हमारी आगे चल के। लिखो इसको, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कहाँ गया? अच्छा सवाल है, CBSE का PYQ है, डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ सॉल्व। इसमें एक्चुअली कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन का काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ दिमाग लगाना है। इसलिए बहुत अच्छा सवाल है, CBSE में पूछा हुआ है, तो अपना दिमाग खोलो और आओ। फाइंड द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। पहली बात तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, बहुत सारे होते हैं। सबसे छोटा प्राइम कौन सा है? 2। क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है? नहीं। ऑड और इवन भी घुसा रखा है, तो 2 हमारे पास एक इवन होता है।
हमारा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम हो जाएगा हमारे पास 3। तो एक नंबर तो है मेरे पास 3, दूसरा नंबर क्या है, एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, ऐसे आएगा 98 होता है, 99 होता है। इससे पहले 1 डिजिट आ जाएगी, उसके बाद में 3 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन है हमारे पास, 99। तो एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 99 है। पूछा क्या है, इन दोनों का LCM। अच्छा जरा बताओ, क्या 99 3 की टेबल में आता है, यस। क्या 99 इसका मल्टीपल है, यस। तो यहाँ से फटाक से मुझे पता चल गया, दिस इज LCM, दिस इज HCF, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 99। लिखना कैसे अपने को, हाँ लिखेंगे द टू नंबर्स आर 3 and 99 and LCM of 3 and 99, 3,99, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 99। आंसर, इसकी वैल्यू आ गई 99, आंसर, ठीक है। लिखो लिखो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलो आ जाओ, अब आते हैं दोस्तों काम की चीज़ पे। इससे थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्राइम नंबर्स के केस में LCM और HCF क्या होता है, प्राइम नंबर्स के केस में LCM ऑफ HCF क्या होता है, थोड़ा सा इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स A एंड B। पहले तो एक बात बताओ, कोई 2 प्राइम नंबर ले लो, एक ले लिया मैंने 3 and 7, इनका LCM और HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो 3 को मैं लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में खुद एक प्राइम ही होगा और कुछ होगा ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे कुछ और हो गया, मान लो 2 लिख दिया, तो अब ये कॉम्पोजिट नंबर बन गया ना, तो वो हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर में खुद ही होता है, जैसे 7 के में यहाँ 7 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी आप इनका LCM लेने जाओगे, अब LCM में तो सारे के सारे लिखने पड़ते हैं, यहाँ 3 × 7 आ जाएगा, और HCF में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 7, यहाँ पावर 1 1 होगी, यहाँ पावर 0 0 होगी, ठीक है। क्योंकि छोटी पावर लेते हैं, देखो HCF में छोटी पावर होता है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 हो सकता था, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3 × 7, नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 × 1, HCF 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। कोई भी प्राइम नंबर लेकर के चेक कर लो, हमेशा यही रिजल्ट आता है, हमेशा यही रिजल्ट आता है। तो मैं लिख सकता हूँ, मान लो मेरे पास कोई भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, है ना, फॉर एनी 2 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, प्राइम्स A एंड B, A और B अलग अलग होने चाहिए, A और B अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं लिख दूंगा LCM ऑफ A एंड B विल ऑलवेज बी इक्वल टू AB एंड HCF ऑफ A एंड B विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा कॉमन फैक्टर। LCM दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। LCM दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलो तो इसी को लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको इस तरीके से आप लिख लेना। A और B अलग अलग प्राइम नंबर होना चाहिए, A और B सेम नहीं हो सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक, लिख लो। यहाँ पर दोस्तों एक और टेक्निकल चीज़ अपन समझ लेते हैं, को प्राइम्स। इरेशनैलिटी का प्रूव करेंगे ना कल के नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी इसका काम आने वाला है। क्या होते हैं को प्राइम्स, को प्राइम्स या जिसको अपन रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं आता है ना, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। तो 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर। इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 4 and 6, यहाँ पर 4 और 6 में दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये कोप्राइम्स नहीं हुए। मान लो मेरे पास लिखा है 25 और 16,
यहाँ पे 25 खुद एक प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 25 और 16 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कोई सेम प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इनको हम बोलेंगे दीज आर को प्राइम्स, ठीक है। और जब भी कोई को प्राइम नंबर होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो HCF ऑफ को प्राइम्स इज इक्वल टू 1। HCF ऑफ प्राइम्स भी 1 ही होता है, HCF ऑफ को प्राइम भी 1 ही होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना। चलिए 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 लिख लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यूज़ होएगा इसका कहीं तो बताऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा ही सही यार। चलो बहुत अच्छे सवाल है, CBSE का PY को दिमाग लगाना पड़ेगा अगेन फिर से। कैलकुलेशन हो ज़्यादा तो कर दी नहीं है इसमें, लेकिन दिमाग बहुत लगाना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स P एंड Q। देखो P और Q सेम नंबर नहीं है, लिखा भी है P Q से बड़ा है, इज 221। ओके, फाइंड देयर HCF एंड ये 2P माइनस Q, ये दो चीज़ें आपको पता करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करें सॉल्व इसको। कितना अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज यहां पे लिखा हुआ है टू प्राइम नंबर, तो LCM ऑफ प्राइम्स P एंड Q विल बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो PQ, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 221। अब दोस्तों मुझे P और Q बताना है, तो यहाँ पहली बात तो HCF बता दो। HCF ऑफ प्राइम्स बहुत ही सिंपल है यार, वो तो हमेशा 1 होता है, कोई बात नहीं, ये पार्ट तो अपना हो भी गया, इसमें तो कुछ बचा भी नहीं था। मेन चीज़ आती है 2P माइनस Q कैसे पता करोगे। आपको ये मालूम है P और Q दोनों प्राइम नंबर है, आपको उसका HCF पता चल गया, P और Q खुद क्या है ये तो हमें नहीं पता अभी तक, अब हमें वो पता करने पड़ेंगे। तो इसको पता करने के लिए हमें गेस करने पड़ेंगे। सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास जितने भी प्राइम्स होते हैं कौन कौन होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर कितना आता है 17 है, 19 है, और फिर उसके बाद आएगा 23 है। बहुत सारे हो सकते हैं, क्या हमें दुनिया के सारे प्राइम नंबर याद रखने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने से 221 आता है, ठीक है, 221 आता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत छोटा नंबर आएगा, 6 आ जाएगा। इन दोनों को करूंगा तो भी छोटा आएगा, इन दोनों को करेंगे तो भी छोटा आएगा, ठीक है। तो ये 221 वैसे भी देखो आप किस किस से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड करके देख लो, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर करके अपने को देखना पड़ेगा। तो अब चेक कर लेते दोस्तों, 221 नहीं होगा, 232 या फिर इस तरीके के है ना 121 ऐसे नंबर होते हैं ना जिसमें पैटर्न होता है, वो 11 से डिवाइड होते हैं, तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, तो चेक करके देख लेते हैं। 221 इधर लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे 13, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना है यहाँ पे, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए तो कितना बचता है, क्या हो गया मेरी मैथ्स को, 91 आ रहा है। अब ये यहाँ से 7 से करके देखें, 7 3 ज़ा करें, 7 3 ज़ा 21 है ना, 7 1 ज़ा 7 8 9, ओह 91। तो एक हमारे पास 13 और दूसरा हमारे पास 17 आ गया, तो मेरे पास P एंड Q आर इक्वल टू 13 इंटू 17। इनमें से एक 13 है, इनमें से एक 17 है, कौन सा वाला कौन सा है। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है P बड़ा है Q से, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है P बड़ा है, यानी कि P की वैल्यू 17 है, Q की वैल्यू 13 है ना। बढ़िया दिमाग वाला सवाल। क्या हमसे P और Q पूछा है, नहीं ये भी नहीं पूछा, उनने पूछा है 2P माइनस Q बताओ। चलो आओ सॉल्व करते हैं। 2P माइनस Q यानी कि 2
मल्टीप्लाइड बाय पी कितना था 17 माइनस 13, इसकी वैल्यू आ जाती है 34 माइनस 13, इसकी वैल्यू आ जाती है 21। 21 इज द करेक्ट आंसर। था बहुत अच्छा सवाल, क्या दिमाग लगाना था हमको। प्राइम नंबर दिए हैं पी और क्यू, एचसीएफ पूछा था, ये तो हमें पता है, कोई कैलकुलेशन करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन नेक्स्ट पार्ट पता करने के लिए मुझे पी और क्यू दोनों को पता करना पड़ेगा। पी और क्यू पता करने के लिए अब ये जो दो है मुझे मालूम है, क्योंकि प्राइम नंबर थे तो ये उन दोनों प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होकर के ही बना होगा। मैंने सारे प्राइम नंबर की लिस्ट निकाली यहाँ पे, सबसे डिवाइड करके देखता चला यार, इनसे तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा था। ये 13 से डिवाइड करके देखा तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 17 आ रहा था, यानी कि यही दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं। मुझे ये चीज़ पता चल गई, और जैसे ही पता चल गया फिर मैंने यूज़ किया कि यार पी और क्यू में पी बड़ा है यानी कि पी 17 है, क्यू छोटा है यानी कि 13 है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमारे पास फिर ये चीज़ कैलकुलेट करनी थी, अपना आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लो, लिखो इसको, लिख लो लिख लो। चलो अब देखो, ये एक अच्छा सवाल है, असर्शन रीजन टाइप का, बहुत सिंपल सा यार। सीबीएसई का पीवाई को एक काम करो, पहले खुद से अटैम्प्ट करो। कभी कभी नहीं, जब भी मैं बोलता हूँ कि खुद से अटैम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके करना है दोस्तों, करना है। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, एग्ज़ाम आपको ही जाके लिखना है। तो कैसे होगी प्रैक्टिस, अभी ऐसे ही तो साथ में होगी। जब मैं बोलता हूँ वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा जाए सॉल्व, बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों क्या लिखा है, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज पी प्लस क्यू। दोस्तों ये फॉल्स हो गया, ये तो गलत है। हमें पता है एचसीएफ 1 होता है, लेकिन एलसीएम की वैल्यू कितनी होती है पी क्यू, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या लिखा है, रीजन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यार ये वाला तो करेक्ट है, तो यहाँ पे अपने पास क्या था, असर्शन इज ट्रू, नहीं असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी बिकम्स अवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत सिंपल था। और अब अपन चलते हैं आज के काम की चीज़, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम? अभी तक जब भी मैथ्स में हम क्वेश्चन कर रहे थे तो नंबर्स आ रहे थे वहाँ, अब नंबर नहीं आएंगे, उसको वर्ड्स में, शब्दों में सवाल लिखा हुआ है, तो उससे हिसाब से आपको सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम बस बेसिकली यही डेफिनेशन, रियल वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हमारे पास क्या होते हैं नंबर्स। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं ए या बी, तो इनका जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम या तो इनसे बड़ा या इनसे बराबर होता है। हमने एक और चीज़ देखी थी कि इनका जो एचसीएफ होता है वो इनसे छोटा या इनसे बराबर होता है। कि तो आपको याद है, अभी अपन देख चुके हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको लगेगा, तुक्का मारेंगे अपन थोड़े से, है ना, हम सोचेंगे आंसर्स कि यार आंसर इससे बड़ा आने वाला है या इससे छोटा आने वाला है। अगर आंसर छोटा आएगा, कुछ गिवन नंबर होंगे, अगर आंसर छोटा आने वाला है यानी कि आंसर एचसीएफ है, अगर आंसर बड़ा आने वाला है यानी कि आंसर एलसीएम है। तो अगर यहाँ पे लिख लो शॉर्ट ट्रिक, इफ आंसर इज बिगर, अगर आंसर गिवन वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब एलसीएम आएगा। और अगर अपना आंसर, लिख लो दोस्तों इसको, गिवन से छोटा है तो हम एचसीएफ का इस्तेमाल कर लेंगे। और ये ट्रिक 95% ऑफ द टाइम काम कर जाती है, ठीक है। बचे हुए 5% में भी काम करती है, पर आपको पता नहीं चलेगा निकालना क्या है। तो इसलिए क्वेश्चन समझना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इससे सारे क्वेश्चन सवाल हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। जो नहीं होते क्वेश्चन वो भी अभी कराऊंगा, पर मोस्टली ये ऐसी ट्रिक है, ठीक है। लिखो इसको, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिख लो एक बार, लिख लो अच्छे से। चलो अब देखो, अब दोस्तों हम 5-6 वर्ड प्रॉब्लम्स अभी करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं तुमको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊं। तुम
क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना, देख लेना, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्या फाइंड करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये वाली चीज़ सीख लो। बाकी तो आसान ही है, कैलकुलेशंस कभी मुश्किल नहीं आती, वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्टली समझने में ही दिक्कत आ जाती। आ जाओ देखो, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करते यार, एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ था इस तरीके से। सोनिया जो है 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। रवि को कम समय लग रहा है, यानी रवि फास्ट है, सोनिया स्लो है, ठीक है। दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, कहीं पे भी मान लो यहाँ पर इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रवि भी ऐसे ऐसे चक्कर लगाना शुरू होता है और सोनिया भी सेम डायरेक्शन में ही शुरू होती है। ऐसे मत समझ लेना सोनिया उल्टा चला दी, ठीक है, दोनों ने सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया, ओके। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा वो कब मिलेंगे, पहले समझो। क्वेश्चन ये होगा, मान लो यहाँ से सोनिया चली, ठीक है, यहाँ से रवि चला, हो सकता है दोनों यहाँ पे सेम टाइम पे पहली बात तो आएंगे नहीं, क्योंकि रवि पहले आ जाता है, सोनिया बाद में आती है। तो फिर ऐसे चक्कर लगाते लगाते हो सकता है वो लोग कहीं और दोबारा मिले, यहाँ पे भी मिल सकते हैं, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। हमसे तो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात की है, तो हम सिर्फ स्टार्टिंग वाले पॉइंट की बात करेंगे, हम बाकी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाएंगे, कहीं और भी मिल सकते थे, उसको अपन को दिमाग नहीं लगाना है। चलो, कैसे अप्रोच किया जाएगा इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे मिलना है, तो एक काम करो, लिस्ट बना लेते हैं कि भाई सोनिया यहाँ कब कब है, रवि यहाँ पर कब कब है स्टार्टिंग पॉइंट पे। एट स्टार्टिंग पॉइंट, एट स्टार्टिंग पॉइंट इमेजिन करो यहाँ पर एक चौकीदार बैठा है और वो बार बार देखता है कि भाई कितने कितने टाइम पर रवि यहाँ से निकला है, कब कब रवि यहाँ से निकला है। पहली बात तो एकदम स्टार्टिंग में निकला होगा, t इज इक्वल टू 0, उसको बोल देता हूँ कि भाई जब समय 0 था, घड़ी का बटन दबाया ही है, उस वक्त रवि यहाँ से शुरू हो गया ऐसे, 12 मिनट में यहाँ पे आएगा, तो 12 मिनट उसने एंट्री कर दी, 12 मिनट बाद वो फिर रुका थोड़ी, वो तो घूमे जा रहा है, अब और 12 मिनट ऐड हो गए, 24 मिनट पे वो यहाँ आएगा, अभी भी नहीं रुका, फिर आएगा घूम करके, फिर 24 मिनट पे आएगा, सॉरी 24 के बाद और 12 ऐड करो 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72 है, फिर 84, आता जाएगा, ये तो रुक ही नहीं रहा, चक्कर लगाया पड़ा। ध्यान से देखो, ये 12 की टेबल नहीं बन गई, 12 के सारे मल्टीपल आ गए। चलो सोनिया की बात करो, सोनिया सेम चीज़ सोनिया के लिए, सोनिया भी जब शुरू हुआ था समय तब यहाँ थी, फिर 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, फिर और 18 मिनट लगेंगे तो 36 पे दिखेगी, फिर और लगेंगे उसको तो फिर 54 पे दिखेगी, फिर कितना जाएगा 72 पे दिखेगी, फिर 90 पे दिखेगी, 108 पे दिखेगी, ऐसे ये भी दिखती जाएगी। सवाल क्या पूछा है, कब कब वो दोनों यहाँ पर सेम टाइम पे हैं। इस समय पर रवि था यहाँ पे, इस समय पर सोनिया थी यहाँ पर। क्या कोई समय है जो दोनों का सेम आ रहा है, क्या कोई समय है, देखो दोस्तों 36 है जो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, करेक्ट। तो 36 मिनट्स में सोनिया भी यही होगी, रवि भी यही होगा। रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, सोनिया ने 2 ही चक्कर लगाए होंगे, लेकिन 36 मिनट पे दोनों यहाँ होंगे, तो हम बोल देंगे एट 36 मिनट्स, आंसर खत्म। लेकिन ये तो समझने का तरीका हो गया, ठीक है, ये तो समझने का तरीका हो गया। आपको कैसे पता करना है, आप कैसे बोलोगे, आप बोल दोगे यार कि एलसीएम पता कर देना है, तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, है ना। आप एग्जाम हॉल में क्या लिखा होगा, लेट्स अज्यूम दे मीट आफ्टर x मिनट्स, ठीक है, मान लो x मिनट्स बाद मिलते हैं, हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू LCM ऑफ 12 एंड 18 विच इज़ इक्वल टू 12 और 18 का एलसीएम आप निकालोगे दोस्तों, वो 36 ही आता है। एलसीएम निकालना आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है, और 36, अच्छा ये सब मिनट्स है, मिनट्स मिनट्स मिनट्स, तो एलसीएम जो आएगा वो भी मिनट्स आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप मार्क कर देना आंसर। आंसर आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना ही मार्क करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आया समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखो, इमेजिन करो, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। कैसे देखोगे यार? मान लो यहाँ से दोनों चालू है। आंसर हमारे पास दो गिवन वैल्यू है, एक है 18, एक है 12। एक है 18, एक है हमारे पास 12। ठीक है, हमारा आंसर इन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा? हमारा आंसर इन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा? इन दोनों से छोटी वैल्यू, मान लो छोटी वैल्यू अज्यूम कर लो 1 मिनट। क्या चांस है कि वो 1 मिनट में यहाँ पर मिल जाए दोनों? यार 1 मिनट में तो रवि यहाँ पर होगा, सोनिया यहाँ पे कहीं होगी। 1 मिनट में तो वो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। तो हमें ये पता है कि हमारा आंसर इनसे छोटा नहीं होगा, हमारा आंसर इनसे बड़ा ही होगा। हमारा जो आंसर होगा वो इनसे बड़ा ही होगा। आंसर बड़ा है यानी कि LCM लेना। ये देखो शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी अपन ने कर लिया। शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी हमने कर लिया। दिस इज शॉर्ट ट्रिक। ये समझा दिया कि कैसे लिखना है वो, ये शॉर्ट ट्रिक सब हो गया। चलो लिख लो अब इसको, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक और सवाल करेंगे हम। अब देखो ये भी CBSE का सवाल है। अब की बार पहले शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले तो एक काम करो, खुद से करने की कोशिश करो। बढ़िया सवाल है, खुद का दिमाग चलाओ। अपना दिमाग चलाएं तो अच्छा रहेगा, मेरा दिमाग तो चलता ही रहता है। अपना अपना चलाओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा जाए सॉल्व दोस्तों। पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ पे लगा 3 घंटियाँ हैं जो 12 मिनट में बजती है। एक हर 15 मिनट में बजती है, एक हर 18 मिनट में बजती है। सेम चीज़ है पिछले क्वेश्चन की। पिछले क्वेश्चन में हर 12 मिनट में वो घूम के आता था, एक हर 18 मिनट में घूम के आता था। यहाँ पे हर 12 मिनट में घंटी बजती है, हर 18 मिनट में घंटी बजती है, और एक है जो हर 15 मिनट में बजती है। ठीक है, तो अगर वो साथ में शुरू होती है तो कितने टाइम बाद एक साथ टॉल करेंगे? मतलब एक साथ टिंग की आवाज़ आएगी, एक साथ कब बजेंगी? तो ज़रा सोचो, हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर 12, 15 और 18 से तो बड़ा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि उनसे छोटा होगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर ही सारी एक साथ बज गई, है ना? 1 मिनट में तो नहीं हो सकता आंसर, यानी आंसर इनसे छोटा नहीं हो सकता, आंसर बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, आंसर इज ग्रेटर देन वैल्यूज गिवन। इसका मतलब LCM लेना है। खत्म। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से तो ही हो गया। अब ज़रा सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। मान लो इस वक्त मैंने सारी घंटियों को एक साथ बजा दिया। ठीक है, ये लो, ये 3 घंटियाँ बज गई। ठीक है, घंटी नंबर A, घंटी नंबर B, घंटी नंबर C। पहली घंटी हर 12 मिनट में बजती है, तो यहाँ से 12 मिनट बाद ये बज गई। फिर अगले 12 मिनट बाद ये फिर से बज गई। फिर अगले 12 मिनट बाद ये फिर से बज गई। फिर अगले 12 मिनट बाद ये फिर से बज गई। छोटी बन गई क्या? हाँ। फिर अगले 12 मिनट बाद ऐसे ही बजती जा रही है। दूसरी है हर 15 मिनट में बजती है। ये देखो, थोड़ी ज़्यादा समय लगा। देखो यहाँ पर सब एक साथ बज रही थी, यहाँ पर अब थोड़ा ये बाद में बजी है। अब यहाँ पे ये और बाद में बजेगी। अब यहाँ पर ये और बाद में बजेगी। और यहाँ पे ये और बाद में बजेगी। आगे जाके क्या पता कहीं पे दोबारा बज जाए। सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे इनको बजवा ही देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। सी जो है वो और 18 मिनट लेती है। लो, ये और ऐसे ऐसे करके बज रही है। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लगा करके बजती है, ये बहुत जल्दी जल्दी बज जाती है। दोनों के बीच में कहीं है। आप देखो यहाँ स्टार्टिंग में ये साथ में बजी थी, और उसके बाद यहाँ पर आकर के फिर से एक साथ बजी है। तो ये जो टोटल टाइम है ना, दिस टोटल टाइम, टाइम टी, ये जो टाइम टी है ये 18 का भी मल्टीपल है। देखो ये 18, 18, 18, ये यहाँ पे आ रहा है ना। 18 3s आर टाइम टी। ठीक है, ये हमारा 15 का भी मल्टीपल है। 15, 15, 15, 15। तो ऐसे आ रहा है। एक्चुअली में 3 और 5 होंगे कि पता नहीं वो कितना हुआ है, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये इनका मल्टीपल है। तो इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में, है ना? इसको आप लिखोगे कैसे? लेट्स अज्यूम दे टॉल आफ्टर टी मिनट्स, या एक्स ही लिखो, आफ्टर एक्स। ठीक है,
x मिनट बाद वो सारे दे टोल्ड टुगेदर, है ना, दे टुगेदर लिखना पड़ेगा, दे टोल्ड टुगेदर आफ्टर x मिनट्स। ठीक है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो x है मल्टीपल है, LCM है ऑफ 3 नंबर 12, 15, 18, इन तीनों का ही वो एक मल्टीपल है। ठीक, आए समझ में? और इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, उसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों हो जाती है 180। अब ये कैसे आया ये आप लोग निकाल लेना, एलसीएम निकालना मैं नहीं बताऊंगा, मेरा काम है यहाँ पे समझाना। ठीक है, हर 12 मिनट में बचती थी, तो जो टोटल टाइम है वो 12 का मल्टीपल है, 15 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है, यानी कि वो एक एलसीएम है। एलसीएम की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 180 आने वाली है। ठीक ठीक ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर इतना इतना एंड इतना, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। इसको मतलब क्या होगा, क्वेश्चन को समझते हैं। यार यहाँ पे लिखा है कि हमें एग्जैक्टली रूम के डायमेंशन नापने हैं। तो रूम का डायमेंशन पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास ऐसे एक रूम है ना, कुछ होगा ये रूम। अब मान लो मैं बोलूँ कि ये जो है ये मैंने रॉड लिया है भाई, ये मेरा स्केल है, इससे अगर मैं इसे नापने जाऊँ तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो। अगर मैं इसको ऐसे नापता हूँ तो पहला तो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, एक पेन की लेंथ तो इसमें आ गई। दूसरा ये पूरा नहीं आया है ना, ये पूरा नहीं आया, कुछ अधूरा सा रह गया, तो मैं बोलूँगा 1.2 पेन, इतनी लंबी इसकी लेंथ है, ये ऐसे कुछ बोल दूंगा। एग्जैक्टली उसको नहीं मैं नाप पा रहा हूँ, कुछ डेसिमल में वैल्यू आती है मुझे दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मैं ऐसे में नापूं, देखो ये यहाँ पे ऐसे आया एक, अरे मिट क्यों गया, एक ऐसे आई और दूसरी ऐसे ही, ऐसे में एग्जैक्टली नाप पा रहा हूँ, ऐसे में एग्जैक्टली मैं नहीं नाप पा रहा हूँ। ठीक, तो मान लो हमारे पास एक ऐसी स्केल की लेंथ होगी जो इन तीनों लेंथ को एग्जैक्टली नाप पाएगी, एग्जैक्टली नाप पाएगी। तो यहां पर पहली बात मैं इसको समझाता हूं। लेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी एक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड मान लो वो एक्स है, एक्स इसे भी डिवाइड करनी चाहिए, एक्स इसे भी डिवाइड करनी चाहिए, एक्स इसे भी डिवाइड करनी चाहिए, एग्जैक्टली तभी मेजर हो पाएगा। नहीं तो ऐसा आ जाएगा 2.3 टाइम्स आ गया, या जैसे हमने देखा था 1.2 आ रहा था यहाँ पे, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज अ फैक्टर ऑफ 8.5m, 6.25m एंड 4.75 मीटर। करेक्ट, सही है बात, एकदम सही बात है। ओके, या फिर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू HCF। इन तीनों का बोले लॉन्गेस्ट नापनी है ना, लॉन्गेस्ट फैक्टर तो इनका 1 भी है, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट नापना पड़ता है। करेक्ट, चलो अब इन तीनों का HCF कैसे निकाले। HCF हम इंटीजर का निकालना आता था हमको, यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ गई है, डेसिमल में कैसे निकालते हैं। तो यार ये डेसिमल में मत निकालो, आप एक काम करो, इन्हीं को मीटर से सेंटीमीटर में कर दो। तो ये 850 सेंटीमीटर हो गया, ये 625 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे पास 475 सेंटीमीटर हो गया। मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर आ जाता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपने पास होता है। तो हमें इन तीनों का HCF निकालना है, किसका किसका, 850 का, 625 का और 475 का। तो अब HCF निकालना है, फटाक से निकाल दें। 850 इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 850 ये 2 से जाएगा, बचेगा मेरे पास 425, फिर 5 से जाएगा ये हमारे पास 5 से जाएगा, कितना आ रहा है
5 8 ज़र 40, 85 आ गया। फिर 5 से जाएगा, ये कितना आता है 1 7, फिर 17 से जाएगा, बचेगा 1। तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 17 पावर 1 2 1। ठीक है, अगला नंबर है 625। 625 दोस्तों मुझे मालूम है ये 5 से 4 बार जाता है। 125 आता है, फिर 5 से आता है 25 आता है, फिर 5 से आता है 5 आता है, फिर 5 से आता है 1 बचता है। तो 625 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 4। और अगला क्या है हमारे पास 475। 475 475 इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाता है मेरे पास 995। फिर 5 से करेंगे तो बचता है मेरे पास 19। 19 एक प्राइम नंबर है, बचता है 1। तो यह आ जाता है मेरे पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 की पावर 1। HCF में छोटी पावर्स यूज़ होती हैं। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 19। 2 की छोटी पावर यहाँ पे 0 0 भी है तो 0। 5 की सबसे छोटी पावर 2 है। 17 यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 0। 19 भी यहाँ 0 0 1 है तो 0। और इसकी वैल्यू रहती है दोस्तों 25। क्या आया 25 सेंटीमीटर। सारे के सारे सेंटीमीटर में है ना ये, 25 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखो, हमें पता करना था एक ऐसी रॉड की लेंथ जो इन तीनों को एग्जैक्टली नाप पाए, यानी कि ये तीनों उसके मल्टीपल होने चाहिए या फिर इन तीनों को वो अच्छे से डिवाइड कर पाए। तो उससे हमें पता चल गया कि x इनका फैक्टर होनी चाहिए, तो हमें उसका HCF निकालना है। HCF नहीं निकाल सकते इसका डायरेक्टली, तो हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके HCF निकाला तो 25 आया आंसर सेंटीमीटर हमारे पास। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। ज़रा इसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इन तीन को नापना है एग्जैक्टली। इस लेंथ को भी नाप पाए, इसको भी नाप पाए, इसको भी नाप पाए। तो वो जो लेंथ आ गई आएगी जो इन सबको नाप पा रही है वो तो इनसे छोटी ही होगी ना। ऐसी तो नापते हैं, अभी बताया था मैंने, मान लो ये रॉड है, इससे नापना है तो ये इतनी बड़ी 1 2 3 4 4 बार नाप लिया। तो यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो हमारी x है यार, ये इससे तो छोटी है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है, हमारा आंसर इन वैल्यू से छोटा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शॉर्ट ट्रिक मेथड से अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे शॉर्ट ट्रिक से पता करना है तो आंसर इज स्मॉलर देन गिवन वैल्यू। इसका मतलब HCF पता करना होगा हमें, है। इसका मतलब हमें HCF पता करना है। ये हो गई अपनी शॉर्ट ट्रिक। आए समझ? सिंपल सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम्स में यही होता है। अच्छे सवाल है, अच्छे सवाल है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, अगले सवाल पे चलो चलो चलो। चलो यार, ये वाला जो सवाल है देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में 2 और करनी है अपने को, ज़्यादा तो करनी नहीं है। हर तरह के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं मतलब अपने सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे वाले बहुत सारे सवाल आते हैं। गार्डनर होता है उसमें, और रोज़ बनानी होती है, कॉलम्स बनाने होते हैं। तो इनको कैसे अप्रोच किया जाएगा? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 120 रोज यानी कि गुलाब और 180 मारीगोल्ड यानी कि गेंदा। इनको कुछ रोज में प्लांट करना है कि हर एक रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट हो एंड ओनली वन टाइप ऑफ ए प्लांट इन ईच रो हो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी प्लांटेड इन ईच रो। रो का मतलब क्या होता है? कतार। आपने देखा होगा ना स्कूल में, आप लोग को भी रोज में खड़ा कर देते हैं ऐसे। एक रो में सिर्फ क्लास के एक बच्चे होते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे दूसरी रो में होते हैं, तीसरी क्लास के बच्चे तीसरी रो में होते हैं। एक रो में एक ही क्लास के बच्चे होते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि एक क्लास की लंबी हो जाती है लाइन तो उसके बच्चों को दूसरी क्लास में घुसा दिया जाता है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे इनने भी कहा कि हम एक रो में एक ही तरह के फूलों को रखेंगे। ठीक है, टोटल उसके पास 120 रोज है और 180 मारीगोल्ड है। तो 120 रोज है, 180 मारीगोल्ड है।
थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। शॉर्ट ट्रिक से आंसर तुरंत निकल जाएगा, पर हम समझना चाहते हैं अभी। देखो रोज, मान लो वो ऐसे लगाए कि यार रोज 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 रोज, एक रो में उसने 6 लगा दिए, ज़्यादा भी लगा सकता था। अच्छा 6 लगाए हैं तो एक रो हो गई है, अगली रो में फिर रोज 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 ऐसे लगा दिए, फिर रोज 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 रोज, सारी गुलाब की यहाँ पे उसने 3 रो कर दिया है ना, 3 रो। अच्छा ये भी रोज है, ये भी रोज है, एक गुलाब वाली रोज है, एक कतार वाली रो है। चलो फिर अगला क्या कर रहा है, वो मारीगोल्ड लगा रहा है। मारीगोल्ड 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 मारीगोल्ड, सभी रो में बराबर नंबर ऑफ फूल है। अगर यहाँ 6 थे तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे भी 6 होंगे, अगली जो आएगी उसमें भी 6 है ना। मान लो ऐसे मैंने 2 ही रोज लगाई हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 2 रोज हो गए। जरा गिन के बताओ रोज कितने हो गए, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18 रोज हो गए। यहाँ पे 2 इंटू 6 12 मारीगोल्ड है। तो सेम नंबर ऑफ फूल के मतलब पौधे एक रो में है, फिर भी अलग अलग नंबर ऑफ पौधे टोटल हो सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमसे यह पूछा है कि यार इतने सारे लगाने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट कितने हो सकते हैं एक रो में, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी प्लांटेड इन ईच रो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स बी एक्स। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि 6 था, तो टोटल मेरे पास कितने हो रहे थे, टोटल कितना हो रहा था, 3 इंटू 6 हो जा रहे थे। यहाँ पर 6 थे और 2 रो थी ऐसी, तो 2 इंटू 6 इतने हो रहे थे। टोटल पौधे जो है रो में जितने थे उसका मल्टीपल है ना। यहाँ पे भी जो टोटल पौधे हैं वो एक रो में कितना है उसका मल्टीपल है, ऐसे ही तो हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि भाई ये जो 180 है वो x का मल्टीपल होगा, जो 120 है वो x का मल्टीपल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 120 एंड 180 आर मल्टीपल्स ऑफ x। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो x इज अ फैक्टर ऑफ 180 एंड 120। आए समझ में। या फिर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू HCF ऑफ 120 एंड 180। एग्जाम में ये दोनों लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये दोनों लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में तो डायरेक्ट ये लिखना और ये लिखना, ठीक है। एग्जाम में ये दोनों नहीं लिखना है, तो मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है। और ये लिखने के बाद डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देना। HCF इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यार मुझे मालूम है वो 60 आता है, देख करके ही मैं बता सकता हूँ। जैसे 60 इंटू 2 120 होता है, 60 इंटू 3 180 होता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको तो पहले तो हमने समझ के कर लिया, अब जरा शॉर्ट ट्रिक वाले तरीके से करें। शॉर्ट ट्रिक लगा दें, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हमें पता करना है कि एक रो में कितने पौधे लगेंगे। यार टोटल पौधे 120 हैं, एक रो में मैं 500 पौधे तो लगा ही नहीं सकता, उतने तो है ही नहीं मेरे पास। 120 है तो एक रो में 120 या उससे कम ही लगेंगे। तो हमारे पास आंसर इज लेस देन गिवन वैल्यूज, यानी कि हमारे पास HCF निकालना है। शॉर्ट ट्रिक तो हमारी यहाँ से यही बता देती है, शॉर्ट ट्रिक हमारी यहाँ से ये चीज़ बता देती है। क्लियर 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 क्लियर, बहुत सिंपल सवाल था। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे रोज़ और मारीगोल्ड की जगह आर्मी का कंटिजेंट हो जाता है, उसमें बैंड वाले होते हैं, आर्मी के कुछ लोग होते हैं, उनको भी सेम रोज़ में बना करके परेड करानी होती है। एग्जैक्ट सेम चीज़ वहाँ पे होती है, एग्जैक्ट सेम अप्रोच वहाँ पे भी लगती है। वैसे भी आपने क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। 60 डी इज आवर करेक्ट आंसर। लिख लो लिख लो लिख लो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। बताओ, क्वेश्चन ने पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कतारें कितनी बनाई, 1 2 3 4 5।
तो यहाँ पे देखो उसका तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ रोज प्लांट। देखो दोस्तों, टोटल प्लांट 120 है, एक रो में 60 लगाए हैं, तो यानी कि 60 की 2 रो लगानी पड़ेंगी। कैसे आंसर, टोटल नंबर डिवाइडेड बाई एक में कितना है, यानी कि 2 रोज। 2 कतार लगाई है मैंने 60 फूलों की, तब जाकर के 120 फूल हो गए मेरे। अब मारीगोल्ड के लिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मारीगोल्ड हो जाएगा 60 की 3 लगाऊंगा तो 180 हो जाएंगे। कैसे आया वो, 180 डिवाइडेड बाई 60 किया होगा, तब यहाँ पे 3 रोज आ जाती हैं। एंड टोटल यहाँ से पता चल जाता है 5 रोज। ये इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन हो गया। उन्होंने पूछा कि भाई बताओ टोटल कितनी कतारें लगानी पड़ेंगी, 5 लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो हमने कितनी लगाई थी, यहाँ पे भी 5 लगाई थी, लेकिन एक में मैंने 6 दिखाए थे, एक्चुअली में 60 लगाने पड़ेंगे अपने को। ठीक है ठीक है ठीक है। आई होप यार तुम लोग को समझ में आ रहा हो। वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, थोड़ा दिमाग चलाना ही पड़ता है उसमें, थोड़ा खोलना पड़ेगा अपने को अपना दिमाग। लिखो लिखो इसको, लिख लो। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन कराऊंगा एक तुमको। अब तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक चलेगी ही नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा आंसर बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत अच्छे सवाल है। इसके बाद एक लास्ट सवाल और कराऊंगा ऐसा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ सॉल्व गाइस कि नहीं हुआ, शॉर्ट ट्रिक काम करी कि नहीं करी। यहाँ पे आओ, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक कराएंगे। इसमें भी काम करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, शॉर्ट ट्रिक अपनी काम करती है। पर समझना पड़ेगा कि कहाँ लगाएं शॉर्ट ट्रिक, पहले तो ये समझो। द लेंथ ऑफ 3 वायर्स आर 30, 48 एंड 60। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको लेंथ बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की हमारे पास 3 वायर है। पहला वायर मान लो ये है, दूसरा वायर मान लो इस तरीके से है, और तीसरा वायर मान लो इस तरीके से है। 3 लंबाइयाँ अलग अलग मैंने बना दी। उनने बोला है कि हमको इक्वल लेंथ कट करनी है। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, क्योंकि अब देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर नहीं है। इक्वल लेंथ कट करनी है हमें, इस तरीके से कि कोई भी तार छूट ना जाए, कोई भी वेस्टेज ना हो, और हमें सबसे कम नंबर ऑफ पीसेस बनाने हैं। जैसे मान लो इसमें छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ। 1 सेंटीमीटर के खूब सारे काट दूँ, 1 सेंटीमीटर के बहुत सारे मैंने काट दिए। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, आराम से हो भी जाएगा। 1 मीटर के मान लो काट दिए, लेकिन वो नंबर ऑफ पीसेस में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। हमें करना है कि सबसे कम नंबर ऑफ पीसेस करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोशिश करनी पड़ेगी कि जो टुकड़े हम काट रहे हैं वो बड़े बड़े काटें, छोटे छोटे टुकड़े नहीं काटें। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई हमें जो टुकड़ा काटना है वो मैक्सिमम लेंथ का काटना है। तो लेट द लेंथ ऑफ द पीस, क्या है, पीस ऑफ वायर है, बी एक्स। एक्स लंबाई का काटा। तो देखो यार, ये एक्स मान लो इतना बड़ा था, फिर अगला इतना बड़ा, ये भी एक्स। तो उससे मुझे पता चलता है कि ये जितनी भी लेंथ है ये भी एक्स की मल्टीपल होगी, ये भी एक्स की मल्टीपल होगी, ये भी एक्स की मल्टीपल होगी। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भाई 30, 48 एंड 60 आर मल्टीपल्स ऑफ एक्स। ये बात आपको समझ में आई। देखो मान लो यहाँ से मैंने 5-5 मीटर के काटे हैं, तो 60 मीटर जो है 5-5-5-5-5-5 जोड़ जोड़ करके 60 हो जाएगा। 5-5-5-5-5 जोड़ जोड़ करके 30 हो जाएगा। लेकिन 5-5-5-5-5-5 जोड़ जोड़ के 48 नहीं हो सकता, या तो वो 45 होता है या 50 होता, तो 5 वो नहीं हो सकता। हमें इससे पता चल गया कि भाई जो भी x है ये तीनों उसके मल्टीपल है। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया, हम बोल देंगे x इज अ फैक्टर ऑफ 30, 48 एंड 60। करेक्ट। अब अगर हमको नंबर ऑफ पीसेस कम करने हैं तो बड़े बड़े टुकड़े काटो, बड़े बड़े टुकड़े काटो, छोटे छोटे टुकड़े मत करो।
यानी कि x बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा इन तीनों का फैक्टर भी होगा, तीनों का फैक्टर है यानी कि कॉमन फैक्टर है, और बड़ा है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा x इज इक्वल टू HCF ऑफ 3 नंबर 30, 48 एंड 60। 30, 48 एंड 60 हो गया काम खत्म। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आंसर कितना आ जाता है इसका? 6 मीटर। कैसे आया देखो, 6 की टेबल में 30 भी आता है, 6 5 ज़ार 30, 6 की टेबल में 48 भी आता है, 8 ज़ार 48, एंड 6 की टेबल में 60 भी आता है, 6 10 ज़ार 60। तो हमारे पास जो लेंथ आने वाली है वो 6 मीटर आने वाली है। HCF निकालने वाला पार्ट मुश्किल नहीं था, ये समझने वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है। आ गया समझ में? चलो, आ गया समझ में? चलो, अब यहाँ पे अगर मेरे को शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो मैं ये नहीं सोच सकता कि भाई नंबर ऑफ पीसेज जो ऑब्टेन होंगे वो इनसे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, मुझे ये नहीं पता। नंबर ऑफ पीस जो निकलेंगे मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि भाई इसके जो टुकड़े करने वाला हूं वो टुकड़ों की लेंथ छोटी होगी। नंबर ऑफ पीसेस कितने टुकड़े हुए मुझे नहीं पता, अभी पता लगा के बताऊंगा, अभी मुझे नहीं पता, उसके बारे में नहीं कह सकता वो इससे कम होगा ज़्यादा होगा। लेकिन हर एक टुकड़ा भाई वो इस लेंथ को भी काटा है तो इस लेंथ से भी छोटा होगा, इस वाली लेंथ से भी छोटा होगा, इस वाली लेंथ से भी छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि आंसर इज लेस देन ये 3 लेंथ। हम लिख सकते हैं x छोटा है 48, 30 और 60, यानी कि जो अपना गिवन है, गिवन वैल्यू, इसका मतलब x इज इक्वल टू HCF। ये लग गई अपनी शॉर्ट ट्रिक। इस बार गाइस शॉर्ट ट्रिक अपनी डायरेक्टली नहीं लगी है, इस बार शॉर्ट ट्रिक x के ऊपर लगाई है। ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा आंसर छोटा आ रहा है इन तीनों से कि नहीं। आंसर क्या है पूछा क्या, देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पीसेस ऑब्टेन्ड। हमसे नंबर ऑफ पीसेस पूछा है, हमने लगाई है कि भाई क्या लेंथ होगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पता करते हैं पहले तो कि कितने नंबर ऑफ पीसेस बनने वाले। तो आ जाओ पता करें टोटल नंबर ऑफ पीसेस, है ना, टोटल नंबर ऑफ पीसेस। बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। हमारे पास एक वायर है 30 मीटर का, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हमने, 6 मीटर के टुकड़े कर दिए, तो कितने टुकड़े निकलेंगे भाई, वो आएगा 30 डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा। फिर एक 48 मीटर का था, उसके भी 6 मीटर के टुकड़े कर दिए, कितने आएंगे। और फिर उसके बाद एक 60 मीटर का टुकड़ा था, उसके भी 6 मीटर के टुकड़े कर दिए। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये वैल्यू आती है कितना, 5 + 8 + 10, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 23 पीसेस। दोस्तों 23 भी इन तीनों से छोटा आया है, लेकिन ये किस्मत से आ गया। हो सकता है यहाँ पर वैल्यू कुछ और होती, 60 की जगह 120 होता, तब वो शायद यहाँ पे वैल्यू कुछ और ज़्यादा आ जाती है ना, 600 होता तो कुछ और वैल्यू आ जाती। हमें शॉर्ट ट्रिक किस पे लगानी है यह हमें पता होना चाहिए। हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि भाई इन वायर्स के जो टुकड़े किए थे, तो टुकड़ों की लेंथ इसकी लेंथ से छोटी होगी। लेंथ को लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ टुकड़े को लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगाना अपने को आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक में भी दिमाग लगाना पड़ता है भाई, दिमाग के साथ लगाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको, लिखो, क्योंकि अगला सवाल और लास्ट सवाल है आज का, बढ़िया सवाल है, ठीक है। लास्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक ट्रेडर है, उस ट्रेडर ने क्या किया है, उसके पास कुछ ऑरेंज है कुछ एप्पल है। वही सवाल की तरह है ये सवाल भी जो मारी गोल्ड और रोज़ वाला सवाल किया था। अगर तुम लोगों को समझ में आया है तो तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज समझाऊं, एक बार खुद से अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो, लैंग्वेज को पढ़ के समझो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा जाए सॉल्व इस सवाल को। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। आ जाओ, देखो हमारे पास एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जिसके पास कुछ ऑरेंज है कुछ एप्पल है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई। ऑरेंज है हमारे पास 336, एप्पल है हमारे पास 192।
वो उन्हें पैक करना चाहता है बॉक्सेस में सच दैट ईच बॉक्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ओनली वन टाइप एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज मिनिमम। देखो हमारे पास मान लो इतने ऑरेंज इतने एप्पल हैं, मान लो मैं बोलूँ कि एक बॉक्स में एक ही फ्रूट डालो, तो मुझे ऑरेंजेस के लिए 336 बॉक्स लग जाएंगे, एप्पल के लिए 192 बॉक्स लगेंगे। बहुत सारे बॉक्सेस लग गए, 500 से ज़्यादा बॉक्सेस लग गए मेरे को, ठीक। लेकिन सब में बराबर नंबर ऑफ फ्रूट है। अच्छा 500 से ज़्यादा बॉक्स लग गया, हम कह रहे नहीं भाई नंबर ऑफ बॉक्सेस थोड़े कम करो। तो क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स में एक से ज़्यादा फ्रूट को हम रखेंगे। कितने रख सकते हैं हमें ये पता करना है। हम नंबर ऑफ बॉक्स कितने लगे वो नहीं पता कर रहे, हम ये पता करना चाहते हैं कि एक बॉक्स में मैं कितने फ्रूट्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बॉक्स बी एक्स। ठीक है, बी एक्स। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, तुमको शॉर्ट ट्रिक वाला झूल समझाता हूँ। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मैं ये कर सकता हूँ भाई मेरे को कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं, या तो मैं बोल दूँ कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इज लेस देन 36, 336, 192। यही है ना वैल्यूज 336 एंड 192। या फिर मैं बोलूँ कि x इज लेस देन 336 एंड 192। इन दोनों में हम बोलेंगे भाई HCF आएगा, HCF आएगा। आंसर में HCF निकालना है, लेकिन वो जो HCF निकलेगा वो नंबर ऑफ बॉक्स निकाल के देगा या वो x निकाल के देगा, यही समझना है। इससे पता चलेगा हमको कि शॉर्ट ट्रिक हमें लगाना आया कि नहीं। देखो एक बॉक्स में कितने फ्रूट आए, कितने सारे बॉक्सेस, मान लो मैंने 5 बॉक्स लगाए कि 8 बॉक्स लगाए, वो टोटल मिला करके फिर ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ फ्रूट है वो इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल देंगे x इज़ अ फैक्टर। डायरेक्टली मैं पहले बता देता हूँ तुमको कि हमारे पास आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू HCF ऑफ 336 एंड 192। कैसे आया ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, कैसे आया मुझे पता है कि भाई 336 एंड 192 आर मल्टीपल्स ऑफ x। एक डब्बे में मान लो 50 फ्रूट आते हैं, तो 5 फ्रूट डब्बे ले लिए मैंने, तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ फ्रूट्स टोटल बता सकता हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला था भाई x इज अ फैक्टर ऑफ 192 and 336 and for minimum number of boxes x is maximum। एक डब्बे में जितने ज़्यादा फ्रूट भरोगे उतने कम नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे। तो x इन दोनों का फैक्टर भी है, x मैक्सिमम भी है, हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे पता चलता है x इज एन HCF। आपको ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन तरीका ये है, नंबर ऑफ बॉक्सेस को HCF के बराबर मत कर देना, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ से आगे अपने को सॉल्व करना शुरू करना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, इसको शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा साइड में कर देते हैं, हम HCF पता करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HCF पता कर ही लेते हैं। 336 का HCF, 336 प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, इसको मैं 3 से कर दूंगा तो मेरे पास 112 आ जाता है। अब ये 2 से जाएगा तो बचता है मेरे पास 5 और फिर 56, फिर उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो ये बचता है 28, फिर 2 से जाएगा बचता है 14, फिर 2 से जाएगा बचता है 7। तो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 336 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। चलो 192 को करते हैं तो ये आ जाता है मेरे पास 2 से करेंगे तो 9 6, फिर 2 से करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3।
ओके 196 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 बस। HCF में छोटी पावर यूज़ होती है, 2 की पावर छोटी है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 48। एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स आने वाले, एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स आने वाले हैं। क्या ये हमारा आंसर है? हाँ, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स इन ईच बॉक्स मुझे पता चल गया, लेकिन अभी मुझे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस पता करना बाकी है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ एप्पल बॉक्सेस, एप्पल टोटल कितने थे 192, एक में है 48, तो 192 डिवाइडेड बाई 48 दोस्तों इसकी वैल्यू आती है 4। नंबर ऑफ ऑरेंज बॉक्सेस वो हो जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 48, ये हो जाता है दोस्तों हमारे पास 7। और यहाँ से मेरे पास आता है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 + 7 विच इज इक्वल टू 13। मेरा माइक गया, मेरा माइक बंद हो गया। नहीं चल रहा है। मेरे को ऐसा क्यों लगा, उसकी बत्ती रेड हुई है। चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। हमने पता किया कि भाई x नंबर ऑफ फ्रूट्स आने वाले एक बॉक्स में। हम जब रोज़ वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्या पता करा था कि एक रो में कितने प्लांट लग सकते हैं, हमने वो बता किया। फिर उसके बाद देखा कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ की ज़रूरत है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है ना। हमने यहाँ पे पता क्या करा, कितनी लेंथ हमें लगने वाली है। फिर उसके बाद हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 स्टेप में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा कि एक बास्केट में, बॉक्स में कितने फ्रूट्स आने वाले हैं, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस बाद में पता किया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बढ़िया से समझ में आई हो। वर्ड प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं होता, बहुत सारी होती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही वाले यूज़ होने वाले हैं। LCM SCF निकालना उतना मुश्किल नहीं होगा। क्या चीज़ पता करनी है वो हमें पता आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक कई बार गलत आंसर दे सकती है आपको, तो अपना दिमाग लगा करके यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी है फटाक से आंसर छोटा आ रहा है बोल करके कुछ भी लगा दिया, मन घड़ंत मत करना। नंबर ऑफ बॉक्सेस भी छोटा ही आया है गिवन वैल्यू से, लेकिन ये HCF नहीं है, HCF ये है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में जब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपन मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड मेरे डेली व्लॉग्स भी आते हैं, तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं यार अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट तुम लोग को, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे करा लिए, ठीक है। तुमको कहीं और जाकर के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है और तुम चाहते हो मैं और भी प्रैक्टिस करना चाहूँ, तो जाकर कहीं और प्रैक्टिस करना। वैसे हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस आज कर ली है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।